सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। जी हां, आज हम लोग चलेंगे रेलवे साइंस टेस्ट सीरीज 2। हम लोग दूसरा सीरीज का आज डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग देख लिए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जो लोग सीरीज 1 को नहीं कर पाए, आप जाकर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्कशन बहुत बढ़िया से किया हुआ है। आज हम लोग चलेंगे रेलवे साइंस टेस्ट सीरीज, जो हमारा दूसरा ये चल रहा है, इसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है, तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी? विद्यार्थीगण, एक हीटर दिया हुआ है। हीटर में क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर है। वो 4 एम्पीयर के विद्युत धारा उस प्राप्त कर रहा है। कब? जब उसके पास विभवांतर था 60 वोल्ट का। अब विभवांतर को क्या किया? बढ़ा दिया। विभवांतर को क्या कर रहा है? 127.5 कर दे रहा है विद्यार्थीगण, 127.5 कर दे रहा है। तब उस पर विद्युत धारा कितना होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम चर्चा करेंगे इसका कि ये जो 4 एम्पीयर दे के रखा है, 4 एम्पीयर दे के रखा है, उसके बाद 60 वोल्ट उसमें विभवांतर था। दो चीज़ हमारे पास है। लेकिन जो भी हीटर काम करता है वो जूल के नियम पर, तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव, बोलिए उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, जो हमारे जूल साहब ने दिए हैं। जूल का नियम जो है वो दिया हुआ है H=I²RT, H=I²RT। वहाँ से हमारा विद्युत धारा का कंसेप्ट लिया गया है और जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, वहाँ से हमारा ये हीटर काम करता है। तो अभी हीटर बोल रहा है कि 4 एम्पीयर का विद्युत धारा ले रहा है, और कब? जब 60 वोल्ट का विभवांतर था। तो उस विद्युत हीटर का हम लोग सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे, और प्रतिरोध निकालेंगे तब देखेंगे कि अब हमारा उसमें प्रतिरोध निकालने के बाद उसमें विद्युत धारा अब कितना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ I का मान दिया हुआ है, I विद्युत धारा दे दिया है 4 एम्पीयर, विद्युत धारा वोल्ट दे दिया, विभवांतर दे दिया, सूचित करते हैं V से 60 वोल्ट दे दिया। विद्यार्थीगण, हम लोग यहाँ से R निकाल लेंगे। हम लोग अगर यहाँ से R फाइंड कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से प्रतिरोध फाइंड कर लेंगे, तो उस प्रतिरोध से हम फिर विद्युत धारा निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फिर विभवांतर दिया हुआ है बढ़ा के। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ओम का नियम से क्या जानते हैं? V=IR, V=IR। यहाँ से R निकाल लेंगे, R बराबर I, नीचे आ जाएगा V/I। अब सेट कर दीजिए। यहाँ पर V का मान दिया हुआ है। V का मान कितना है? 60 वोल्ट, और हमारा जो I दिया हुआ है 4 एम्पीयर। ये कट के विद्यार्थीगण जो हमारा निकलेगा 15, ये 15 जो निकलेगा, ये 15 हमारा ओम में निकलेगा। 15 जो हमारा आ गया, ये 15 जो हमारा आ गया ओम में आ गया। 15 ओम आ गया प्रतिरोध का मान। अब ये प्रतिरोध तो हीटर का हमारा पता चल चुका है। अब हीटर का जब प्रतिरोध पता चल गया, तब विभवांतर कर दर 127.5। तो भी दे के रखा है, यहाँ से भी हमारा दे के रखा है, और प्रतिरोध मिल गया है। तो अब नया जो भी है, अब जो भी ले रहा है 127.5 वोल्ट। तब I का बात करेंगे, तो I निकाल लेंगे V/R से। V का मान कितना? 127.5 और R हमारा 15 आ गया। काट सकते हैं विद्यार्थीगण, इसको काट सकते हैं 5 के टेबल में। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और बचेगा 2, 5 25, बचेगा 2, 5 25। इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 या 24 और 3 5 15। तो विद्यार्थीगण 8.5 निकल के आ जाएगा। 8.5 यूनिट जो हमारा सी ऑप्शन दे के रखा है, 8.5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। आप अपने तरीक़ा से जो भी इजी लगे बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है जो हम आपको प्रदर्शित कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए, तब तार में प्रवाहित धारा का मान निकालिए। विद्यार्थीगण, ये तार का है, तार का व्यास को क्या किया? आधा कर दिया, पतला कर दिया। मान लीजिए ये तार था, अब इसको खींचा, चाहे जो भी विधि से इसको आधा कर दिया, इसका व्यास को आधा कर दिया। तो व्यास का मान लीजिए कि जो हम लोग जानते हैं, फार्मूला पहले जानते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, R=ρL/A। ये R हो गया तार का प्रतिरोध, रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध,
रोग या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जो एक अणु के द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और एल हो गया तार की लंबाई, और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तार का होता है। जैसे मान लीजिए ये तार है, ये तार है, और ये तार का ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला जो सेक्शन है यही वाला हमारा ए है, एरिया है। और ये बराबर होता है पाई/4 डी स्क्वायर। त्रिज्या के केस में पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या के केस में पाई आर स्क्वायर, और व्यास के केस में पाई/4 डी स्क्वायर, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम रख देंगे। अगर हम आर का बात करते हैं, रो अपना जगह पर, एल अपना जगह पर, ये के जगह में पाई/4 रख दीजिए। और डी को क्या कर रहा है, विद्यार्थीगण, आधा कर दिया, व्यास को आधा कर दे रहा है। तो यहाँ डी के जगह में जो पाई/4 डी स्क्वायर होता है, ये ओरिजिनल फार्मूला एक बार लिख लीजिए। ये ओरिजिनल फार्मूला लिखा गया। अब इसको हम बनाते हैं, रो एल पाई/4, डी को अब आधा कर दे रहा है, d/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा रो एल और पाई/4 डी स्क्वायर अपना जगह में, और ये जो हो गया 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जो आता है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फाइनली निकल के आ गया, ये आ गया 4 रो एल और अपन ये पाई/4 डी स्क्वायर को हम एरिया फिर से लिख देते हैं। तो पहले के तुलना में ये 4 गुना प्रतिरोध ज़्यादा करेगा। क्या करेगा, ये आर का मान आया, ये आया आर का मान क्या आएगा 4। अगर आर डैश अगर निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि आर डैश, अगर मान लीजिए जो नया आर आया वो 4R आया, नया मान लीजिए आर डैश लेके हम लोग चलें, इसको आर डैश लेके चलें, तो नया आर जो है कितना आया 4R आया। प्रतिरोध का मान 4 गुना हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा। तो धारा निकालने के लिए ओम का नियम से, अगर ओम का नियम से हम चलेंगे तो क्या होता है विद्यार्थीगण, ओम का नियम से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हम लोग बना सकते हैं, ओम का नियम से बना सकते हैं V = IR ओम का नियम से। तो यहाँ से हमारे पास I का मान निकालना है, और V/R यहाँ से। तो अब देखिए V अपना जगह पर रहने दीजिए, R जो है कितना है 4R है, 4R। तो I जो हो गया, I जो पहले के तुलना में कितना हो गया, वो 1/4। I जो आ गया 1/4। देखिए विद्यार्थीगण, ये जो 4 नीचे आ गया यही I आया, यही I हमारा आया जा करके 1/4 आ गया। ये I जो आया 1/4, यही हमारा आंसर बन के निकलेगा कि पहले की तुलना में जो प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा इसमें वो कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि नीचे आ गया तो 1/4 आया, तो इसका आंसर बनेगा 1/4। अगर प्रतिरोध पूछ दिया रहता तो यहीं पर हमारा आंसर था, 4 गुना हो जाता। लेकिन विद्युत धारा का मान पूछ दिया, प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो हम पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे, उसके बाद ओम का नियम से V = IR, I का वैल्यू निकालेंगे, नया R को सेट करेंगे 4R को, तो वैसे ही नीचे चल जाएगा यार, तो 1/4 हो जाएगा, प्रवाहित विद्युत धारा 1/4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और मिला भी है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया है कि जल का अपवर्तनांक जो है 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। ये 4/3 है जल का अपवर्तनांक, दे के रखा है। अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है विद्यार्थीगण, क्या होता है अपवर्तनांक बराबर, कि वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बोलिए, और जिसका निकालना है उसका बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम अगर यहाँ जल का बात किया है तो ये माध्यम है, ये हमारा माध्यम है जल। तो जल का बात किया तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो ये हमारे माध्यम हो गया। तो ऊपर में क्या होगा, जल के ऊपर में वायु होगा, तो वायु में प्रकाश की चाल मान लीजिए V से हम सूचित करते हैं, कहाँ पर वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, और ये वायु में हो गया। और जिसमें निकालना है प्रकाश की चाल, किसमें, जल में। तो हमारा अपवर्तनांक कितना दे के रखा है 4/3,
अपवर्तनांक दे के रखा है 4/3। हमको वायु में जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल का निकालना है तो ये भी मतलब जल में इसका चाल प्रकाश का चाल। तो अब यहाँ से देखिए 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸ और नीचे में आ जाएगा ये 4 और ये जल का वेग यहाँ चला जाएगा, जल यहाँ चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 बचेगा 1, फिर कटेगा 4 दूनी 8 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 × 5 = 20 यहाँ से हो जाएगा और 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में हमारा जो बन के निकल गया। ये जल में प्रकाश की चाल पूछा था, गति पूछा था, तो हम लोग निकाल लिए इस तरह से। तो यही है अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला, एकदम सिंपल सा है, बैठा दीजिए आप निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दे के रखा है? डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। विद्यार्थीगण, तारा टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा जो टिमटिमाता है आकाश में, एक्चुअली वो टिमटिमाता नहीं है, वो टिमटिमाता नहीं, उसके पास जो भी लाइट है कांस्टेंट आता है, वो वायुमंडलीय घटना होती है। वायुमंडलीय घटना क्या होती है कि प्रकाश जब वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार का माध्यम होता है। कभी वायु मिलता है, कभी वेपर मिलता है, वाष्प जिसको बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं, जल की पार्टिकल मिलेगा। तो माध्यम चेंज होते रहता है, बार बार माध्यम चेंज होता है। यहाँ से मान लीजिए स्टार है, यहाँ से इधर आया, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, और इस प्रकार से हमारा जो आँख है, हमारा आँख तक जो पहुँचता है प्रकाश का किरण, ये प्रकाश की किरण तारा से जो पहुँच रहा है, प्रकाश की किरण जो पहुँचता है, मान लीजिए इधर सीधा से पहुँचेगा तो प्रकाश की किरण मान लीजिए पहुँच रहा है, तो ये सीधा ना होकर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो हमारा आँख पर रेगुलर नहीं आने की वजह से लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। इस केस में तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन एक्चुअली में टिमटिमाते नहीं है। वो वायुमंडलीय घटना की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से अपवर्तनांक हो रहा है, बार बार अपवर्तनांक हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में अपवर्तन जो इसका आंसर बनेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, और अपवर्तनांक देता तो भी आंसर सही बनता, क्योंकि अपवर्तनांक का घटना एक अपवर्तन सही है। तो हमारा भी आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन के अनुसार वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के विवर्तन नहीं, विवर्तन मतलब किसी एक जगह से ऐसे बिखर जाना। वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन मतलब लौट जाना, ऐसे जिस माध्यम में पड़ा उसी माध्यम में फिर वापस लौट के आ गया। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण शीशा में पड़ेगा, दर्पण में, तो फिर इसी माध्यम में लौट के आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के परिकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा वो हमारे आँख तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमारा जो सूर्य होता है लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है और हमारा आँख तक आके पहुँच जाता है। तो लाल रंग का परिकर्णन नहीं हुआ, परिकर्णन मतलब बिखर जाना, तो जो धीमे धीमे चलेगा उधर ही बिखर जाएगा। तो आकाश जो ब्लू रंग होता है उसका कम होता है, उधर ही बिखर जाता है, वो उधर रह जाता है। तो लाल रंग पहले पहुंच जाता है हमारा आँख तक, तो इसलिए सूर्य में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में सबसे अधिक आता है ललका, दौड़ 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 जल्दी आ जाता है, तुरंत दौड़ के आ जाता है हमारे आँख तक, और हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है, तो अन्य कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, परिकिरणन हो जाता है, इसलिए सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू रंग उधर ही रह जाता है, ऊपर में। ब्लू रंग क्या होता है? स्कैटरिंग होने के कारण आकाश में ही छिप जाते हैं और हमको ऐसा प्रतीत होता है, उसका परिकिरणन हो जाता है और वो हमको ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो अभी वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की वजह से तारा नहीं टिमटिमाता है, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के कारण हमारा प्रकाश नहीं, तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? एक वस्तु है विद्यार्थीगण, क्या है? एक वस्तु है, कितना बल लगाया? 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। किधर लगाया? एक ही दिशा में लगाया। बिल्कुल, जब एक ही दिशा में लगेगा, ये देखिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है विद्यार्थीगण, और इसमें क्या है? इधर लगाया कितना? 10 न्यूटन, एगो बल लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। दूसरा बल कितना लगाया? F1 लगाया, और ये लगाया F2, कितना लगाया? 5 न्यूटन,
5 किधर, एक ही दिशा में, दोनों किधर है, एक ही दिशा में है। दिशा जब दोनों का एक ही है, दिशा जब दोनों का एक ही है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, मान लीजिए एक दिशा इधर और दूसरा भी यहीं, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। तो रिजल्टेंट जो निकाला जाता है, इसका कुल जो बल, जिसको रिजल्टेंट परिणामी बल बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, उसका वेक्टर में एक फार्मूला है हमारे पास, क्या है, आर निकालने के लिए। वैसे तो इसका आंसर हम बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं। अगर एक ही दिशा में रहेगा तो परिणामी बल जो होता है ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 5 15, आंसर कहाँ है, 15 मार दीजिए, आंसर हो गया। अगर विपरीत दिशा में एक बल इधर और एक बल इधर लगा, एक बल इधर और एक बल इधर लगा, उस कंडीशन में जो बन के निकलता है वो निकलता है ए माइनस बी। परिणामी बल कितना होगा, ए माइनस बी। उस समय 10 - 5 होता तो कितना बचता, 5 न्यूटन का बल बचता। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, अगर एक ही दिशा में है तो ए प्लस बी होता है। अब बोलो गुरुजी ये तो चीटिंग हो गया, चीटिंग है गुरुजी, डायरेक्ट बना दिए, डायरेक्ट बना दिए। तो डायरेक्ट नहीं बनाते, अब समझा, अब पूरा कर देते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर हम जाएंगे, अगर एक ही दिशा में है तो ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है रिजल्टेंट। तो इसका आंसर बनेगा 10 + 5, 10 + 5 15 न्यूटन। कब, जब एक ही दिशा में होगा तब, जब एक ही दिशा में होगा तब। और विपरीत दिशा में रहेगा तो ए माइनस बी। विपरीत दिशा में एक बल इधर लगाया, एक इधर लगाया, उस केस में लगाएंगे ए माइनस बी। लेकिन गुरुजी चीटिंग है, चीटिंग है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस पर सेट कर दीजिए। यहाँ इसको जो सॉल्व करेंगे आर बराबर, ये फाइनल ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर में आएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान 0 है तो कोस 0 का मान कितना होगा, 1। और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा तो 1 हो गया। और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और फाइनल निकलेगा ए प्लस बी। रूट जब हटेगा तो ए प्लस बी, तो यही आएगा 15 न्यूटन। जैसे बनाना है बना लीजिएगा। चलिए, तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ 15 न्यूटन बनेगा, 15 न्यूटन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थीगण देखिए, दे के रखा है, किस तरह का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ये बनाइए आप लोग। ये तो बहुत आसान में से आसान क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। एकदम ऐसा क्वेश्चन यकीन ही नहीं हो रही, बाबा ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इतना आसान, इतना आसान, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कभी कभी बिलीव नहीं होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, वस्तु चला ही नहीं, वस्तु यहाँ पर एक वस्तु था, ये वस्तु क्या हुआ, चला ही नहीं, ये वस्तु यही है, ये वस्तु चला ही नहीं, तो इसके पास क्या है, दूरी क्या है, 0। तो विस्थापन भी क्या है, सब कुछ 0 है, इसके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ द्रव्यमान है इसके पास। तो सारा चीज़ दूरी, जब चला ही नहीं तो विस्थापन का मान कितना होगा, 0 होगा। विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन तीनों चीज़ होता है। और दूरी का सही मात्रक मीटर और विस्थापन का भी सही मात्रक मीटर, बशर्ते फर्क इतना है कि दूरी के पास एक निश्चित दिशा नहीं होता है जिसके कारण वो अदिश राशि है, और विस्थापन के पास एक निश्चित दिशा होता है, एकदम फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, जिसके वजह से विस्थापन एक सदिश राशि है। और विस्थापन का जो तुलना किया जाता है दूरी से, वो इसी में भिन्न है, दोनों राशि में दोनों भिन्न है। और वैल्यू में विस्थापन 0 होता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन धनात्मक। तो आंसर बनेगा यहाँ पर 0। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग क्या है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है। ये लिफ्ट का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लिखवा देते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, फिलहाल हम बना देते हैं 4-5 को जो भी बन रहा है, उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे बनता है। लिफ्ट चल रहा है ऊपर और उसका पैमाना तराजू लगा हुआ है कि कितना इसका वजन कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये कंडीशन लिफ्ट के केस में बता रहे हैं विद्यार्थीगण। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट का बात करेंगे हम यहाँ। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है विद्यार्थीगण, इस समय अगर भार का बात करेंगे, इस समय अगर भार का बात किया जाता है
भार का बात किया जाता है तो होता है mg प्लस ma जब ऊपर की ओर जाता है तब, जब ऊपर की ओर जाता है तब भार में बढ़ोतरी परिवर्तित क्योंकि ma इसमें जुड़ जाता है, एक फोर्स आता है, वो भी बताएंगे। वो जब इसका पूरा ड्राइव होता है ना तब ये पता चलता है कि जुड़ा क्यों। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि जब ऊपर जाएगा तो भार में बढ़ोतरी होता है जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब, और जब लिफ्ट नीचे आएगा तो उस कंडीशन में W बराबर mg माइनस ma, उसमें भार में कमी परिवर्तित होगा जब नीचे आएगा तब। ये जब ऊपर जा रहा है तब का बात है, ये जब ऊपर जा रहा है तब का बात है, और ये जब नीचे जा रहा है तब का बात है। ये जब लिफ्ट नीचे जा रहा है तब का ये फार्मूला है, mg माइनस mg में से कुछ घट जाएगा तभी आपको भार में कमी महसूस आएगा। अब झूला झूलते होंगे तारा माची बड़ा वाला, जब जाएंगे ऊपर तो बहुत अच्छा, जब नीचे आते होंगे तो लग छूट जाएगा, ऐसा गिर जाएंगे। और जब समान त्वरण से, अगर त्वरण समान त्वरण नहीं समान वेग से, अगर समान वेग से वेग बराबर अगर समान हो गया, अगर वेग समान हो गया और लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, जब वेग समान हो गया उस कंडीशन में लिफ्ट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, उस कंडीशन में हमारा जो भार होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? W बराबर mg हो जाएगा कब? जब समान वेग से ऊपर या नीचे जाए, समान वेग से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, समान वेग होगा। अब इसमें कैसे हो गया गुरुजी? समान वेग रहेगा तो ये मान लीजिए जो ये है, ये का मान क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अगर समान वेग रहेगा तो यहाँ ये बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण का बात कर लेते हैं। अगर वेग v और u दोनों अगर बराबर हो गया, v का मान और u का मान समान हो गया, तो इस कंडीशन में तो जीरो हो जाएगा, घटाएंगे तो 0/t जीरो आएगा। तो यहाँ पर जीरो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, एम ये जुट रहा था घट रहा था तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या? mg। तो जो आपका भार है उतना ही आपका रहेगा, तो mg ही लगेगा। कब? समान वेग से। समान वेग के तुलना में त्वरण का मान शून्य होता है। और ये 3 कंडीशन हुआ। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए तब भार में बढ़ोतरी, लिफ्ट जब नीचे की ओर तब भार में कमी। जब लिफ्ट समान वेग से, वेग जब समान है, लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए उस समय भार में कोई परिवर्तन नहीं। और एक कंडीशन और बना, जब नीचे आ रहे हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट धड़ाम से नीचे आना चाहेगा, उस समय आपका माथा टकरा जाएगा फटाक से आपका लिफ्ट के छत पे। कब? जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए नीचे आने के वक्त में, तो लिफ्ट जल्दी आना चाहेगा, आपका मुंडी जाकर टकराएगा फटाक से एकदम, और वो कंडीशन बनेगा ये, जो लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब हम टकरा जाएंगे लिफ्ट के छत से। तो 4 कंडीशन ये रहा। तो अभी क्या है कंडीशन? लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से जा रहा है, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। पैमाना का वजन क्या होगा? अधिक दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से बनाते रहिए विद्यार्थीगण, क्वेश्चन बनाते रहिए। एग्जाम आपका आ रहा है, और एग्जाम जब आ रहा है हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन दे दिए ये बहुत हार्ड है या बहुत ईजी, ऐसा नहीं समझना है। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा कभी नहीं करना है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं। आपके जो भी सिलेबस में रखा है वो बनाना पड़ेगा। अगर टफ है तो सभी के लिए टफ होगा, और आसान है तो सभी के लिए आसान होंगे। तो आपके लिए क्या है, आपका तैयारी कितना लेवल तक है, अब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता ही देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसका आगे के कंसेप्ट की ओर। आइए विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों फिगर के जरिए जो क्वेश्चन पूछा, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, तो ये 0 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये 0 डिग्री। एक आयतन का फिगर है, एक घनत्व का फिगर है तापमान के साथ। देखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। 2014 का जब एलपी का हम एग्जाम दिए थे, ये क्वेश्चन आया था विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन आया था, और हमेशा कहीं ना कहीं सेट में देखने को मिलता है। तो समझ जाइए एक बार, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, हमेशा के लिए इसको सेट करेंगे। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए तापमान इधर बढ़ रहा है, और ये आयतन, पहले आयतन यहाँ था 0 डिग्री सेल्सियस पर, आयतन मान लीजिए यहाँ था, यहाँ पर। अब आयतन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, देखिएगा 4 डिग्री तक आयतन का मान कम हुआ है। 4 डिग्री तक, 0 से 4 डिग्री तक, यहाँ पर 0 था, ये 0 से 4 डिग्री तक आयतन जो है जल का, जल या बर्फ बोलिए, इस कंडीशन में बर्फ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। मान लीजिए बर्फ चाहे जल, दोनों कंडीशन हो सकते हैं।
तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का जो आयतन होता है वो कम होता है, और 4 डिग्री से ऊपर जितना चले जाइए 8 डिग्री 10 डिग्री ये बढ़ेगा, ये आयतन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सबसे न्यूनतम आयतन कितना डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आयतन का कहानी हो गया, ये आयतन का कहानी हो गया। अब घनत्व का, घनत्व जो होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, ये वाला 4 डिग्री है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री से आगे जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक जो भी जाएगा फिर देखिए घटना शुरू हो जाता है। निष्कर्ष यह निकल रहा है कि आयतन जहाँ पर न्यूनतम होगा उस डिग्री पर घनत्व महत्तम होगा, उस डिग्री पर घनत्व क्या होगा, महत्तम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, जल का विशिष्ट आयतन, आयतन का पूछा, तो ये फिगर का बात करेंगे, इस फिगर का बात करेंगे। तो पहले 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घटता है, पहले क्या घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्या पहले आयतन बढ़ रहा है क्या, 0 से देखिए 4 तक, मतलब पहले क्या घट रहा है, क्या पहले घट रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन दिया बढ़ रहा है, ऑप्शन पहला दिया बढ़ता है, पहले नहीं, पहले नहीं बढ़ता है, पहले घटता है, तो 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा। घनत्व देता तो 1 नंबर हो जाता। और बी ऑप्शन, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, जी पहले घट रहा आयतन फिर बढ़ रहा, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप अटेम्प्ट लेना है, और ये फिगर सेट रखेंगे, थ्योरी आप कितनों पढ़ेंगे, कितनों रट लीजिए, ये सेट रखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं विद्यार्थीगण, मोल, मोल का कंसेप्ट आ गया विद्यार्थीगण। मोल बराबर सबसे पहले क्या होता है, मोल का हम चर्चा कर लेते हैं। मोल जो होता है विद्यार्थीगण होता है 6.0, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर होता है विद्यार्थीगण, संख्या को बताता है, मोल संख्या को बताता है। जैसे 1 दर्जन में कितना, 12, 1 दर्जन में कितना, 12, 12 क्या है, संख्या बता रहा है। 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल में उतना हुआ। जैसे बोलेगा नाइट्रोजन के अणु N2 में कितना मोल, तो इतना। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना, CO2 में कितना, तो इतना। जिसका पूछेगा उसको 1 मान लीजिएगा, ये पूरा 1 हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया। ये जो हो गया CO2 अपने आप में 1 मोल हो गया, ये CO2 जो हो गया अपने आप में 1 हुआ, 1 यूनिट हुआ अकेला, 1 का बात करिए तो इसमें कितना होगा, इतना ही होगा। CO2 का बात करेगा तो यही हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ही। पूछता कैल्शियम ऑक्साइड में कितना, तो इतना ही। H2SO4 में कितना मोल, तो इतना ही। N2 में कितना, तो इतना। तो ये एक पैमाना है बताने का, जिसका पूछेगा उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। N2 बोलेगा तो 0.5 नाइट्रोजन अणु, ऐसा भी पूछता है तो एक नाइट्रोजन अणु नहीं पूछा, 0.5 तो आधा कर देंगे तो आधा हो जाता उस कंडीशन में। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ CO2 पूछा है, तो 0.22 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.10 नहीं, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10⁻23 अणु, जी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देके रखा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना। इसको इंग्लिश देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये सबस्टांस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में आने के बजाय वो डायरेक्ट क्या हुआ, सॉलिड से बन गया गैस। और सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस बनता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट अगर गैस बनता है तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर, ऊर्ध्वपातन आंसर बनेगा यहाँ। वाष्पीकरण, द्रव को जब हम गर्म करेंगे, द्रव को, लिक्विड को, पानी को मान लीजिए गर्म करेंगे तो उसमें जो देखिए एक टाइम आएगा उबलना शुरू कर देगा, भाप बनना, तो वो हो गया वाष्पीकरण। संघनन मतलब जमना, पानी से बर्फ जो हो जाएगा, कंडेंसेशन, ये हो गया कंडेंसेशन। फ्रीजिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण।
एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। विद्यार्थीगण ये परमाणु की संरचना का है, तो देखेंगे क्या परमाणु की संरचना का बात करेंगे। ये परमाणु है, इसमें नाभिक होते हैं, नाभिक होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो एक तत्व का परमाणु भार W, परमाणु भार कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या दे के रखा है W और परमाणु संख्या N, परमाणु संख्या को N बोल दिया है, परमाणु संख्या को N बोल दिया है। तो हम लोग जानते क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग जो जानते हैं वो होता है, ये से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, ये बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या निकालने पूछा है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए जो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या हो गया, और प्रोटॉन की संख्या जो होगा वो होगा हमारा परमाणु संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में परमाणु संख्या N दे दिया है, परमाणु संख्या जब N दे के रखा है तो वही तो प्रोटॉन संख्या होता है। प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होता है? यही प्रोटॉन का संख्या जो हुआ यही तो परमाणु संख्या के बराबर होता है, Z के बराबर। Z से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को, और Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और यही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यही हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो जितना हमारा प्रोटॉन की संख्या होगा वही परमाणु संख्या होगा, और परमाणु संख्या दे दिया है N। क्या दे दिया है? परमाणु संख्या का मान दे दिया है N। तो यही हमारा हो गया प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या होगा N, प्रोटॉन की संख्या N हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए विद्यार्थीगण, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? समस्थानिक आइसोटॉप सीरीज 1 में, टेस्ट 1 में इसका जिक्र किए हैं, फिर हम इसको जिक्र कर रहे हैं। समस्थानिक क्या होता है? वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं समस्थानिक, उसको बोलते हैं समस्थानिक आइसोटॉप। और इसमें क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म जो होते हैं समस्थानिक का, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, देखने में अलग अलग, रंग रूप अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान। लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। समस्थानिक में जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, तो वो तीनों का रासायनिक गुणधर्म समान है लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन का 3 होता है, 1H1, 1H2, 1H3। देखिएगा द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला है सबका 1 2 3, इसका परमाणु संख्या देखिए सबका सेम है, परमाणु संख्या सबका क्या है? सेम है। तो इसका भौतिक गुणधर्म सबका अलग अलग होगा, देखने में रंग रूप में अलग अलग होंगे, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो ऑप्शन मिला लीजिए, तो क्या होंगे ऑप्शन? तो उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते नहीं, परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता, वो संभारिक होता है, वो संभारिक हो गया। तो 1 नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जी परमाणु क्रमांक समान होते हैं, 2 सही है। ये भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जी बताए भी, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ये समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जी आइसोटॉप। तो तीनों होगा। कौन ऑप्शन है? 2 और 3 नहीं, 2 3 और 4, ये बी ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या दे के रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है? निम्न में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस का नियम होता है गैसियस लॉ विद्यार्थीगण, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, सब गैस के नियम पर आधारित है, सारा गैस के नियम आधारित है। तो चार्ल्स लॉ, सबसे पहले अगर बॉयल का नियम अगर पता करते हैं तो बॉयल साहब बोले थे कि जो दाब होता है वो दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इस कंडीशन में तापमान नियत होना चाहिए, तब ये कंडीशन लगेगा। चार्ल्स साहब बोले थे कि आयतन जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। इस कंडीशन में दाब जो होता है नियत होना चाहिए, इस कंडीशन में दाब जो होता है नियत होना चाहिए। ये हमारा चार्ल्स का नियम है, ये चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स, और ये है बॉयल, ये है बॉयल। ये 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल के नियम में तापमान नियत होता है,
दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आयतन जो होता है तापमान के समानुपाती। चार्ल्स होता है कब? जब दाब नियत रहे तब। और एवोगाड्रो साहब बोले थे कि समान आयतन के लिए जो होगा किसी भी गैस का जो होगा समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी स्थिर दाब और ताप पर। तो समान आयतन के लिए अणुओं की संख्या समान होगी, वो एवोगाड्रो साहब बोले थे। तो ये 3 प्रकार का नियम जो हमारा गैसियस का सबसे इम्पोर्टेंट चलता है। बॉयल का नियम गैस का नियम है, जूल का नियम गैस का नियम नहीं है। जूल का नियम जो है वो है विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है किसी तार में तो प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें, तो H जो होता है I²RT, ये हमारा बन जाता है, ये बन जाता है जूल का नियम, जो हमारा ऊष्मीय विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, गैस का नियम नहीं है, गैस का नियम नहीं है। तो ये बॉयल का है, ये नहीं है, एवोगाड्रोज है, चार्ल्स है। तो अभी जो आंसर हमारा जो बनेगा कौन सा गैस संबंधित नहीं है, तो बी जूल जो है, जूल का नियम जो है वो गैस का नियम नहीं है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अभिक्रिया देख लेते हैं क्या है। अभिक्रिया जो दे के रखा है विद्यार्थी, दिख रहा है आप लोग को? या बड़ा कर थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ अब देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप। क्या नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए विद्यार्थीगण इसमें क्या बोला है, ये जो जिंक है ना, ये जिंक जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड का बात कर रहे हैं, इसके साथ ऑक्सीजन है और अभिक्रिया में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है ये, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण। यहाँ से अभिक्रिया के बाद देखिए कार्बन से अभिक्रिया किया, जिंक दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हुआ क्या, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के चला गया कार्बन के पास, ऑक्सीजन निकल गया जिंक से, तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जुटा, और जिंक का अपचयन हुआ, जिंक क्या हुआ, अपचयित हुआ, अवकरण हुआ, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हुआ जिंक का, ऑक्सीजन निकल गया, तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक अकेला बच गया, तो जिंक का अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। और देखें कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं जिंक का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन का अपचयन भी नहीं हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये 2 ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन हमारा जो मिलेगा आपको, ये 2 ऑप्शन जो मिलेगा देख सकते हैं आप, हमारा जो है ओनली 1 यहाँ पर नहीं, और बोथ 1 and 2 बी ऑप्शन बनेगा विद्यार्थीगण। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 क्या है, दोनों सही। जिंक का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे के रखा है, ये भी बहुत वाइटल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, एकदम ऐसा क्वेश्चन एकदम क्या बोलिए इसको, ये डेटा वाला क्वेश्चन है, ये तो फिक्स है एकदम, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा है ही नहीं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया मतलब अम्लराज, एक्वारेजिया मतलब अम्लराज, अम्लों का राजा नहीं, अम्लों का राजा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज होता है HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन HCl। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 और अनुपात में लेना है किसका, HCl। विद्यार्थीगण ध्यान रखिएगा, जब भी अनुपात का बात करेगा तो अनुपात जो अम्लराज बनाएगा कब, ये दोनों किस अनुपात में मिलेगा, जिसके पास 3 है वो 3 में नहीं मिलेगा, वो 3 में नहीं मिलेगा, जिसके पास 3 नहीं है वो 3 में मिलेगा, तो ये 1 में मिलेगा, 1 में मिलेगा, और जिसके पास 3 नहीं है वो 3 में मिलेगा। इसके पास 3 था तो 3 में नहीं आया, वो अकेले आएगा, बोलता हम अकेले खुश नहीं जाएंगे तीनों। ये HCl था, बोलता हम 3 को लेकर आएंगे, तो 3 को ले, ये जब 1:3 में मिलेगा, जब 1:3 में मिलेगा तब बनेगा अम्लराज एक्वारेजिया। यहाँ HNO3 पहले दे दिया था, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल पहले दे के रखा है। क्वेश्चन क्या करता है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पहले दे देगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 में जाएगा और ये HNO3 1 में जाएगा, 1:3, 3:1 होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पहले बोलता तब। ये वाला भी ऑप्शन बनता कब, ये बनता HCl और HNO3 का केस में, HNO3 का केस। अभी जो आंसर बनेगा डी बनेगा,
नाइट्रिक अम्ल का 1 होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होगा। इसको बोलते हैं अम्लराज, इस अनुपात में मिलेगा तब। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। विद्यार्थीगण आवर्त सारणी मोसले साहब ने दिए हुए आधुनिक आवर्त सारणी को। इसके पहले मेंडली साहब दिए थे, पीछे में बहुत आए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, डोबेराइनर का आया था। फिलहाल हम मोसले का बात कर रहे हैं और मेंडलीव साहब ने क्या किया था, आवर्त सारणी को परमाणु के द्रव्यमान जिस तरफ बढ़ते गया 1 2 3 द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। कौन? मेंडलीव साहब। और मोसले साहब क्या किए, परमाणु को जो तत्व है उसको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजा दिए। एक को पहले जिसका परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, ये तरह चलते गया। परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया कौन? मोसले साहब ने। तब परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में नहीं, द्रव्यमान का तो बढ़ते क्रम में सजाया था मेंडलीव साहब ने, तो ये किसी का है नहीं। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ये मेंडलीव, ये चला गया मेंडलीव का, ये मेंडलीव साहब चले गए, ये मेंडलीव चले गए। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, जी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं कौन? मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक जो अभी हम लोग का चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है विद्यार्थीगण छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना बहुत देर तक रहता है, वहाँ जाके पाचन बहुत देर तक चलता है। और इसका जो आप लेंथ देखेंगे सबसे ज़्यादा लंबाई होता है 6 से 7 मीटर तक लगभग लंबाई होता है वो अनुसार। और अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भोजन जो यहाँ हम लोग खाएं मुंह से, मुख गुहा देखिए यहाँ पर दांत में सबसे पहले भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लार है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, और एंजाइम का काम है भोजन को तोड़ना, पचाने का काम करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे जब आपका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर साहब लोग एक एंजाइम लिखते हैं सिरप के रूप में, क्योंकि उस समय टाइलिन प्रभावित हो जाता है। तो अब जब पिएंगे एंजाइम तो आपका भोजन थोड़ा पाचन में सहायता मिलेगा। तो अब ये मुख में पाचन हुआ शुरू, यहाँ ग्रास नली ओइसोफेगस, यहाँ पर पाचन नहीं होता है, और यहाँ पर चला गया भोजन अमाशय में भोजन बहुत देर तक रहता है 2 से 3 घंटे तक, इसीलिए खाना खाकर जल्दी नहीं सोना चाहिए। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, सब मिलता है जठर ग्रंथि से, और वो मिक्स होकर के भोजन टूटता है और वहाँ पर पाचन होता ही है। खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि भोजन पचा नहीं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण जो छोटी आंत में भोजन का क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पाचन हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा देर तक भोजन का अवशोषण होता है वहाँ पर छोटी आंत में। तो आंसर बनेगा हमारा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि का बात किया, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। भावनाओं का केंद्र होता है विद्यार्थीगण सेरिब्रम बोलते हैं इसको बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं इसको। और एक होता है सेरिबलम का काम है विद्यार्थीगण शरीर का संतुलन बना के रखना। जैसे किसी को लकवा मार दिया, हाथ नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, कोई बच्चा होता है न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाता है, उस कंडीशन में सेरिबलम पाल्सी बोला जाता है, सीपी बोला जाता है। तो उस कंडीशन में सेरिबलम बोला जाता है शरीर का संतुलन बना के रखना। और दुख, सुख, गर्म, ठंडा का अनुभव कराता है हाइपोथैलेमस। सुख, दुख, ठंडा ये सब कराता है हाइपोथैलेमस। सुख, दुख, ठंडा और गर्म ये सब जो कराएगा हाइपोथैलेमस कराएगा विद्यार्थीगण। और बुद्धि का केंद्र होता है इंटेलिजेंसी, थाउट, मेमोरी, ये सब जो होता है सेरिब्रम का काम है। और मध्य मस्तिष्क काम है विद्यार्थीगण देखना या सुनना। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जो बोलते हैं, देखना और सुनना। तो चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, यहाँ से ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है विद्यार्थीगण। पेशी में ऐंठन आ रहा है, आपको जकड़न लग रहा है, तो उस समय क्या कारण बन सकता है? उस समय कारण बनता है विद्यार्थीगण ऑक्सीजन की कमी हो जाना, मसल्स में जाकर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होना, जिस कारण आपका पेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है। पेशियों में ऐंठन का प्रॉब्लम आएगा, जकड़न का प्रॉब्लम आएगा। आप फिर ऑक्सीजन जब वहाँ पहुँचेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे या दबाए ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है पेशियों में ऐंठन का कारण क्या
क्या बनेगा, रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर रहेगा तो आपको वीकनेस टाइप का लगेगा, पेशी में ऐंठन नहीं आएगा। तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजन नहीं, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ये या आपूर्ति में शरीर की थकान और कमजोरी होने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, केवल पेशियों में ऐंठन ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वाट्स जो है डैश के कारण होता है। वाट्स एक डिजीज का नाम है, वाट्स एक वाट्स एक त्वचा का इन्फेक्शन है, एक बीमारी है जो होता है, आपका देखते हैं कि स्मॉल गोला टाइप का छोटा छोटा निकल जाएगा, छोटा छोटा बूंदी टाइप का अगर हो जाता है तो वाट्स का एक रीजन बनता है, जो बैक्टीरिया से नहीं वायरस से होता है, वायरल डिजीज है, विषाणु से होता है वाट्स। और जीवाणु से होने वाले डिजीज हो गए जैसे कि टाइफॉइड हो गया, बैक्टीरिया से वजह से गंदा पानी पिए, खाना खाए, हाथ में जा कर के इस इन्फेक्शन होता है, टाइफॉइड हो गया, हैजा हो गया, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब हो जाते हैं सब हमारे बैक्टीरिया के वजह से। और वायरल डिजीज जो हो गया इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब हमारा जो हो गया हमारा वायरस से, विषाणु से। और कवक से, फंगी से दाद होगा, एलर्जी होगा, इसमें दाद हो जाएगा और एलर्जी हो जाएगा, एलर्जी हो गया। जीवाणु से हो गया टाइफॉइड, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइफॉइड हो गया, बहुत सारा है, टाइफॉइड हो गया, हैजा हो गया, पानी पिएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा आपको गंदा। अब विषाणु से हो गया आपका हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब सारे विषाणु से होते हैं। तो आज का सेशन विद्यार्थीगण यहाँ तक रहा। टेस्ट सीरीज़ 2 का डिस्कशन करवाए हैं। अब फिर हम लोग मिलेंगे नए सेशन के साथ टेस्ट सीरीज़ 3 में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।